बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि सेल के बाहर और सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके इर्द गिर्द पाई जाती है। जैसे ये एक सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सेल की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती हैं और वो सब तकरीबन एक जैसी होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, लेकिन इसमें भी सेल के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इंटरनल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, लेकिन सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को इंक्लोज किया होता है अपने अंदर। ये बिल्कुल सॉलिड नहीं है, बल्कि ये सेमी पोरस बैरियर है। सेमी पोरस का मतलब है कि कुछ चीज़ें इसमें से गुजर जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें इसमें से नहीं गुजरती। मुख्तलिफ साइंटिस्ट इसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बताते रहे हैं, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा सही समझा जाता है, बहुत सारे लोग इसको ठीक समझते हैं। ये मॉडल अमेरिकन बायोलॉजिस्ट S.J. सिंगर और गार्थ निकोलसन इन दोनों ने 1972 में पेश किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये सॉलिड नहीं है बल्कि ये फ्लूइड है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बल्कि फ्लूइड है। ऐसा वो क्यों कहता है, वो इसके फंक्शन की बेस पे ऐसा कहता है कि अगर कोई चीज़ सॉलिड होती है तो उसमें से कोई चीज़ नहीं गुजर सकती। जैसे कि हमारी दीवार है, उसमें से कोई चीज़ आर पार नहीं गुजर सकती। लेकिन अगर कोई चीज़ फ्लूइड है, जैसे आप देखें कि वाटर है, वाटर एक फ्लूइड है, तो इसमें से चीज़ें मूव करके दूसरी साइड पर जा सकती हैं। तो फ्लूइड में से तो चीज़ें मूव करके जा सकती हैं, फ्लूइड और गैसेस में से, जबकि सॉलिड में से चीज़ें गुजर के नहीं जा सकती। तो सेल के अंदर चूंकि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि सेल का जो मेम्ब्रेन है ये सॉलिड नहीं हो सकती बल्कि ये कोई लिक्विड ही है। इस बेस पे इसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्लूइड नेचर की है और ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, यानी कि बाई का मतलब होता है टू और लेयर्स, टू लेयर्स, यानी इस तरह से टू लेयर हैं और वो टू लेयर्स किस चीज़ की हैं, लिपिड्स की। दिस बाइलेयर इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये लिपिड्स कौन से लिपिड्स हैं? ये सादा लिपिड्स नहीं हैं बल्कि ये लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड की ये एक लेयर और इस तरह से दूसरी तरफ ये फॉस्फोलिपिड्स की दूसरी लेयर। तो ये फॉस्फोलिपिड्स की टू लेयर्स पर मुश्तमिल होती है मेम्ब्रेन। इस तरह से ये टू लेयर्स हैं, ये एक लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की और ये दूसरी लेयर है। टू लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे की तरफ पॉइंट हुई हैं और इनके अंदर प्रोटीन मोज़ेक फॉर्म में, यानी कि बिखरी हुई, स्कैटर्ड, मोज़ेक का मतलब होता है स्कैटर्ड, तो प्रोटीन जो हैं वो इसके अंदर मोज़ेक फॉर्म में यानी कि किसी पैटर्न में नहीं है बल्कि स्कैटर्ड प्रेजेंट होती हैं। तो इस वजह से फ्लूइड इन नेचर होने की वजह से और स्कैटर्ड प्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास बुक में मौजूद है वो ये है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैंने ये एक और स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया। ये ज़्यादा क्लियर इमेज है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो येलो कलर में हिस्सा नज़र आ रहा है, दे आर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। ये यहाँ से लेके यूं और फिर ये जो नीचे की तरफ हुआ हुआ है ये एक फॉस्फोलिपिड है, यानी यहाँ तक ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है और ये नीचे फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर है। तो फॉस्फोलिपिड की टू लेयर्स हैं। ये सारी ऊपर हमें जो नज़र आ रही है येलो, ये एक लेयर है, ये यहाँ तक ये सारी ऊपर वाली लेयर है और ये इसके बाद नीचे वाली लेयर है ये वाली, ठीक है। ये सारी नीचे वाली लेयर है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो यहाँ पर ये ब्लू कलर में शो की हुई है, ये इसके अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये भी और ये भी
ये ब्लू कलर में जितनी नज़र आ रही हैं ये प्रोटीन है। तो इस तरह से ये 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और इसके अंदर ये मोज़ेक फॉर्म में यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये प्रोटीन तीन तरह की हैं। ये इंटेग्रल प्रोटीन हैं जो कि पूरी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं। फिर ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन की सिर्फ एक साइड पे प्रेजेंट है। और ये चैनल प्रोटीन्स हैं जिनमें आप देखें कि चैनल यानी कि रास्ता बना हुआ है जहां से मटेरियल अंदर या बाहर आ जा सकता है। इनमें से कुछ प्रोटीन्स के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं जो कि इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी काम आते हैं। और ये यहाँ पर देखें तो इस प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या चीज़ होती है? जो कि ग्लाइकोकलस ग्लूकोज यानी कि शुगर के लिए इस्तेमाल होता है। शुगर प्लस प्रोटीन मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। और यहाँ पर ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये ग्लाइकोलिपिड्स है, ये प्रोटीन के साथ अटैच नहीं है बल्कि ये डायरेक्टली अटैच है। फिर इसके बाद कोलेस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रोल भी इसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और कोलेस्ट्रोल की वजह से ही मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कायम रहती है। यानी कि मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर है, सॉलिड नहीं है मेम्ब्रेन, तो वो इस कोलेस्ट्रोल की वजह से होती है। कोलेस्ट्रोल लो टेम्परेचर पर भी मेम्ब्रेन को सॉलिड नहीं होने देता। हालांकि लो टेम्परेचर पर बाकी चीज़ें जम जाती हैं, तो लेकिन कोलेस्ट्रोल की प्रेजेंस की वजह से मेम्ब्रेन फ्लूइड ही रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो लिपिड हैं इनकी ये शेप है, फॉस्फोलिपिड्स की ये शेप है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसका ये वाला पार्ट होता है और एक इसका ये वाला पार्ट होता है। इस वाले पार्ट को हम इसका हेड कहते हैं जबकि इस वाले पार्ट को टेल कहते हैं। ये अपने हेड से हाइड्रोफिलिक होती हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलिक मीन लविंग, यानी कि ये वाटर के साथ अटैच हो सकती हैं। वाटर के साथ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता इनके हेड्स को, जिस वजह से मेम्ब्रेन के बाहर वाटर इजीली मौजूद रहता है। जबकि इसकी टेल हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रो मीन वाटर एंड फोबिक मीन फियर। इट मीन्स कि ये वाटर से फियर रखती है, ये वाटर को अपने से अवे रखती है, वाटर से डरती है। तो ये चूंकि हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर से डरते हैं, इट मीन्स ये वाटर को अपने करीब टेल नहीं आने देती। तो इसी वजह से टेल जो हैं वो दोनों साइडों की आपस में एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड हैं, जबकि हेड्स जो हैं वो बाहर की तरफ पॉइंटेड हैं, एक सेल के इंटरनल मटेरियल की तरफ और एक सेल के बाहर की साइड पर। बाहर की साइड पर भी इस वजह से वाटर इजीली मूव करता रहता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और अंदर वाली साइड पे भी वाटर मूव करता रहता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। लेकिन इसके अंदर से वाटर गुजरता नहीं है क्योंकि इसका इंटरनल पार्ट हाइड्रोफोबिक है। जैसे कि आपने देखा कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी ये शेप होती है। इसमें से ये वाली जगह इनका हेड है और ये वाली जगह इनके टेल है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये हेड है और हेड इसका हाइड्रोफिलिक है और ये वाली इसकी टेल है और टेल इसकी हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर फियरिंग, यानी कि ये वाटर से डरती हैं, ये वाटर को अपने करीब टेल नहीं आने देती। अब चूंकि इनके हेड्स बाहर की तरफ हैं और ये हाइड्रोफिलिक हैं तो बाहर की तरफ वाटर से इनको कोई इशू नहीं होता। इसी तरह से सेल के अंदर की तरफ के वाटर से भी इनको कोई इशू नहीं होता क्योंकि वहां पर हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है। लेकिन जो दरमियान वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है और इस वजह से मेम्ब्रेन से वाटर नहीं पास कर सकता क्योंकि ये वाटर के लिए हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। और वो चीज़ें जो वाटर सॉल्युबल होती हैं वो इसमें से नहीं गुजर सकती, जबकि वो चीज़ें जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो इसमें से गुजर सकती हैं। कुछ चीज़ें जो मेम्ब्रेन के इस हिस्से से नहीं गुजरती, ये इन प्रोटीन चैनल्स में से गुजर जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना तो मेम्ब्रेन के इन हिस्सों से गुजरती हैं और ना ही चैनल से गुजरती हैं, वो कभी भी सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती। अब हम बुक में से इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स have a phosphate group at one end of each molecule। जैसे कि हमने यहाँ पर ये बात की थी तो ये इसका ये वाला एंड, इस पर ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है।
फॉस्फोलिपिड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली हाइड्रोफिलिक एट देयर फॉस्फेट एंड, ये वाले एंड पर ये हाइड्रोफिलिक हैं यानी कि वाटर लविंग है, जबकि हाइड्रोफोबिक अलोंग देयर टेल रीजन कंटेनिंग CH चेन। तो ये जो इनकी टेल है ये हाइड्रोफोबिक है और यहाँ पर CH चेन पाई जाती है। In the lipid bilayer of plasma membrane, the hydrophobic lipid tails are oriented inward and the hydrophilic phosphate groups are aligned outwards. ये इस तरह से इनके हाइड्रोफोबिक हेड जो हैं, ये हाइड्रोफिलिक हेड जो हैं ये बाहर की तरफ होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं ये अंदर एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड होती हैं। इन यूकैरियोट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। ये हमने डिफरेंसेस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ये भी डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया कि उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कि फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड मेम्ब्रेन के अंदर फ्लॉट करती रहती हैं यानी कि तैरती रहती हैं। कुछ और प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि सिंपली अडहियर होती हैं टू द सरफेस ऑफ द बाइलेयर, जैसे कि आपको दिखाया था कि बाहर की तरफ कुछ प्रोटीन्स अटैच हैं। The positioning of proteins is related to the organization of cytoskeleton. साइटोस्केलेटन के साथ ये प्रोटीन्स अटैच होती हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये मेम्ब्रेन का एक पार्ट, सेल का एक पार्ट होता है जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फंक्शन इन सेवरल डिफरेंट वेज। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक हेडिंग दे लीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसकी आप एक हेडिंग यहाँ पे एंटर कर लें और इनको नंबर 1, नंबर 2 इस तरीके से करके इनकी नंबरिंग कर लें। तो इसमें सबसे पहले पहला फंक्शन जो प्लाज्मा प्रोटीन का है, ये सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती हैं कुछ सब्सटेंसेस को। इसका मतलब है सब सब्सटेंसेस को नहीं गुजरने देती, कुछ सब्सटेंसेस को सिलेक्ट करके गुजरने देती हैं, जबकि बाकियों को रोक लेती हैं, चाहे वो इनकी चैनल वाली प्रोटीन है या फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीज है, जैसे कि यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है और यहाँ पर कम है। यहाँ पर कम होने के बावजूद चीज अगर इधर ज्यादा की तरफ मूव करेगी तो हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे और इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका सेकंड फंक्शन ये है कि ये हेल्प करती हैं इन अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू साइटोस्केलेटन एंड एक्सटर्नल फाइबर्स। सेल के बाहर जो फाइबर्स होते हैं या सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है ये अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ड्यू टू दीज प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोटीन्स होती हैं इन्हीं के साथ ये साइटोस्केलेटन और सेल के बाहर जो कोई फाइबर्स मौजूद होते हैं वो अटैच होते हैं। कुछ प्रोटीन्स सेल के बाहर वाली साइड पे, एक्सटीरियर का मतलब है बाहर, कुछ प्रोटीन्स जो कि सेल के बाहर वाली साइड पर मौजूद होती हैं वो सेल के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाने के लिए अटैचमेंट साइट होती हैं। सम प्रोटीन्स ऑन द एक्सटीरियर सरफेस अटैच विद शुगर्स एंड मेक आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है? ये वो मार्क है जिसकी वजह से किसी सेल की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स हैं तो इनके अंदर, इनके सेल के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से पता चल जाता है कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं। इसके अलावा कैंसर सेल्स हैं तो उनके सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये कैंसर के सेल हैं, कैंसर के सेल की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो ये शुगर्स जो हैं इनको हम आइडेंटिफिकेशन मार्क कहते हैं। इन्हीं को हम सेल मार्कर्स भी कहते हैं जिनकी वजह से सेल्स की पहचान होती है कि ये कौन सा सेल है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि एक्सटर्नल मैसेंजर के साथ अटैच हो जाती हैं और इस तरीके से सिग्नल को सेल के अंदर ले जाती हैं। ये मैसेंजर जैसे कि हार्मोन हो सकता है, ये हार्मोन मेम्ब्रेन के बाहर अटैच होता है और अटैच होने के बाद मैसेज अंदर भेज देता है। तो ये कहाँ पर अटैच होता है? प्रोटीन के साथ अटैच होता है।
यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन की मेजर टाइप्स दिखाई हुई हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं। आप देखें इनके अंदर चैनल बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते से गुजरकर मटेरियल अंदर और बाहर आते जाते हैं। फिर ये वाली प्रोटीन्स हैं जिनको हम एंकर प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि बाहर आप ये येलो कलर का मटेरियल देख रहे हैं, इसके साथ ये एंकर हुई हैं। और अंदर वाली साइड पर ये एक और मटेरियल है जिसके साथ एंकर हुई हैं। तो ये वाली एंकर करती हैं चीज़ों को मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि साइटोस्केलेटन को एंकर करती हैं प्रोटीन्स और कुछ एक्सटर्नल फाइबर्स को एंकर करती हैं। तो ये वाली प्रोटीन्स हैं जो कि एंकर करती हैं, अटैच करती हैं। फिर रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन की एग्जांपल है। यहाँ पर आप देखें कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इस तरीके से इसके ऊपर स्पेस बनी होती है और ख़ास मॉलिक्यूल इसके इस शेप से मैच करने वाले यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। तो चूंकि ये रिसेप्टर है इन मॉलिक्यूल्स के लिए, इन जो कि इसके ऊपर अटैच होते हैं, इस वजह से ऐसी प्रोटीन्स को रिसेप्टर प्रोटीन कह रहे हैं। और इसके ऊपर हार्मोन्स और मुख्तलिफ सिग्नल के लिए मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। और फिर ये वो हैं प्रोटीन्स जिनमें से एंजाइम्स पास कर सकते हैं, गुजर सकते हैं और अंदर जाकर चेंजेस लाते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कुछ शुगर्स भी प्रोटीन के ऊपर अटैच होती हैं। यहाँ पर ये प्रोटीन है, यहाँ पर ये प्रोटीन है और इसके ऊपर ये शुगर अटैच है। तो जब प्रोटीन और शुगर मिलती है तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये शुगर का मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड के साथ अटैच है। तो शुगर जब लिपिड के साथ अटैच होती है तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। द आउटसाइड सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज चेन्स ऑफ शुगर बॉन्डेड टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अगर ये प्रोटीन के साथ बॉन्डेड होती हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन और अगर ये लिपिड के साथ बॉन्डेड होती हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाती हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन द सेम स्पीशीज एंड इवन फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप इन द सेम इंडिविजुअल। इट मीन्स कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हर सेल में, हर इंडिविजुअल में, हर स्पीशीज में एक जैसे नहीं होते, बल्कि ये वेरी करते हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज में मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक ही इंडिविजुअल में दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ हो सकते हैं और इवन एक इंडिविजुअल के मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसी वजह से ये आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पर काम करती हैं और इन्हीं को आइडेंटिफाई करके एक सेल दूसरे सेल को आइडेंटिफाई करता है। सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं इन आइडेंटिफिकेशन मार्क की वजह से, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से। अब हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ये नंबरिंग कर लेंगे फंक्शंस की। तो सबसे पहली बात कि ये सेमी पोरस बैरियर है, यानी कि ये कुछ मटेरियल को गुजरने देता है और कुछ मटेरियल्स को बाहर ही रोक लेता है। इसके अलावा ये एक बाउंड्री के तौर पर काम करता है, यानी कि ये सेल के बाहर की बाउंड्री बनाता है, जिसकी वजह से सेल की शेप और सेल के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक महदूद जगह पर इकट्ठे रहते हैं। एक तरफ सेल मेम्ब्रेन बैरियर है तो दूसरी तरफ ये परमिएबल भी है, यानी कि ये परमिट करती है, ये इजाज़त देती है कुछ खास मटेरियल को अपने अंदर से गुजरने की। परमिट करना और बैरियर होना ये एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है। तो थर्ड फंक्शन इसका है कि ये परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को और वेस्ट के लिए ये अलाउ करती है न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर जाना और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर आने को। अब ये किस तरीके से अलाउ करती है, तो इसके लिए ये है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये तो फ्रीली गुजर जाते हैं इसकी मेम्ब्रेन में से। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, ये रेगुलेटेड होती हैं। किस तरह से रेगुलेटेड होते हैं? ये इस तरीके से रेगुलेट होते हैं कि कुछ तो प्रोटीन में से गुजरते हैं, जो प्रोटीन चैनल्स हैं उनमें से गुजरते हैं, और कुछ मुख्तलिफ मैकेनिज्म से गुजरते हैं। तो ये गुजरने का जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं एंड शुगर्स हैं, ये रेगुलेटेड होती हैं, ये फ्रीली मूव नहीं करती। स्टूडेंट्स, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के बारे में बातें की, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो हैं ये हमें किन टेक्निक्स से पता चला कि ये स्ट्रक्चर हैं? इसमें से जो फर्स्ट मेथड है दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम पीछे माइक्रोस्कोपी में पढ़ के भी आए हैं। टी ट्रांसमिशन, ई इलेक्ट्रॉन एंड माइक्रोस्कोपी एम
TEM। तो इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होती है बहुत थिन स्लाइस को स्टडी करने के लिए। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसने रिवील किया कि ये स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल है और इसके साथ प्रोटीन अटैच हैं। जो हमने फर्स्ट स्टेप ही पढ़ा था ना कि लिपिड सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर विद मोज़ेक प्रोटीन्स। तो ये हमें कहाँ से पता चला? ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने बताया। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही की जाने वाली टेक्निक है, जिसने इलेक्ट्रॉन की एक बहुत हाई फोकस्ड बीम, यानी ऐसी बीम जो एक जगह पर कंसंट्रेट हो रही होती है, ऐसी बीम इस्तेमाल की जाती है और उसके जरिए से एक खास पार्ट को स्कैन कर लिया जाता है, यानी कि उसका एक इमेज बना लिया जाता है और ये इमेज बताता है सेल की एक्सटर्नल टोपोलॉजी, यानी कि बाहर से सेल किस तरह का है, और सेल की कंपोजिशन के बारे में ये बताता है। ये टेक्निक बताती है, यानी कि मेम्ब्रेन की टोपोलॉजी, एक्सटर्नल सरफेस और इसकी कंपोजिशन। थर्ड मेथड कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में एक ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्निक है जो कि इन्हांस करती है, यानी कि बढ़ा देती है रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट बाय यूजिंग अ पिन होल अपर्चर टू ब्लॉक आउट ऑफ फोकस लाइट। ऐसी लाइट जो यहाँ साइडों पे पड़ रही होती है, ये इस लाइट को ब्लॉक कर देता है, सिर्फ जो स्पेसिमन है उसके ऊपर लाइट पड़ती है, अलाउइंग फॉर क्लियर 3-डायमेंशनल इमेज ऑफ अ स्पेसिमन, जिसकी वजह से सिर्फ स्पेसिमन की क्लियर इमेज बनता है, जो साइडों वाला एरिया है दैट विल बी ब्लॉक्ड। तो कन्फोकल माइक्रोस्कोप यूजेस लेजर स्कैनिंग, यानी कि लेजर लाइट ये यूज करता है, एंड फ्लोरिसेंस टू क्रिएट शार्प डिटेल्ड इमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो फोर्थ है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी। ये टेक्निक एक मेथड यूज करती है जिसमें फ्लोरिसेंट मटेरियल यूज होता है। फ्लोरिसेंट मटेरियल वो होता है जो कि चमकता है, शाइन करता है, और जिस चीज के ऊपर ये यूज हो रहा होता है वो क्लियरली बाकियों से सेपरेट नजर आ जाती है। तो ये इसी फ्लोरिसेंट मटेरियल को यूज करता है और ये क्या करता है मेथड? अ हाई कंट्रास्ट image technique that selectively excites fluorophores in a very thin layer of a sample, usually on the surface of a cover slip. तो ये कंट्रास्ट करता है, एक दफ़ा फ्लोरिसेंट मटेरियल यूज़ किए बगैर इमेज लेता है और फिर फ्लोरिसेंट मटेरियल यूज़ करके इमेज लेता है, और फिर उन दोनों में पाए जाने वाले डिफरेंस से एक कंपैरिजन सामने आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लियर पिक्चर आ जाती है। और फ्लोरिसेंट मटेरियल होने की वजह से जो पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रॉन की, लाइट की, वो सिर्फ सैंपल के अंदर होती है, इर्द गिर्द के एरिया में नहीं करती, ओनली पेनिट्रेट द सैंपल सरफेस। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें जैसे एटम के पार्ट्स को अलग अलग दिखाने वाले रेजोल्यूशन, इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन के तक ये दिखाता है, यानी कि सिर्फ चीज़ों को अलग अलग नहीं बल्कि इवन एटम्स के पार्ट्स को अलग अलग तक दिखा सकता है। इस कदर हाई रेजोल्यूशन इसकी होती है टेक्निक की। ये सिस्टम लाइट को यूज नहीं करता बल्कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस की बेस पर बनाता है पिक्चर को, और ये जो पिक्चर देता है वो 3-डायमेंशनल टोपोग्राफिक मैप होता है, और इसकी मदद से नैनो मटेरियल्स यानी कि बहुत ही छोटे मटेरियल्स को भी स्टडी किया जा सकता है, और बायोलॉजिकल सैंपल्स को इस मेथड से स्टडी किया जाता है। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी ये एक मेथड है जिससे डिटरमिन की जाती है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन्स की क्या स्ट्रक्चर है, ये एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी से होता है। इसमें एक्स-रेज को इस्तेमाल किया जाता है, ना लाइट को इस्तेमाल किया जाता है ना इलेक्ट्रॉन्स को, बल्कि एक्स-रेज को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक्स-रे
हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को दिखाने के लिए हम एक्सरेज कराते हैं, कहीं बोन ब्रेक हो गई, कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए कराते हैं। ये इस तरह का एक्सरेज होती हैं। ये एक्सरेज सेल की मेम्ब्रेन से गुजरती हैं और इस तरीके से ये एक फिल्म पर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बना देती है। एक और मेथड जो कि इसको स्टडी करने के लिए है दैट इज लिपिडोमिक्स। लिपिडोमिक्स जो कि कंप्रिहेंसिव एनालिसिस करता है लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, और इसके लिए जो टेक्निक ये यूज करते हैं वो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री वो टेक्निक है जिससे एटम्स का एटॉमिक मैस मालूम किया जाता है। तो लिपिडोमिक्स जो है वो लिपिड के एटम्स का वेट के अकॉर्डिंग पता चला लेते हैं कि ये कौन से लिपिड्स हैं। एंड द लास्ट मेथड इज फ्लोरेसेंस recovery after photo bleaching. This method is used to study the mobility and dynamics of membrane proteins and lipids. कि ये कितनी मोबाइल हैं, मूव कर सकती हैं, और इनकी क्या डायनेमिक्स हैं, यानी कि इसमें से कौन से मटेरियल गुजर सकते हैं, ये सॉलिड हैं, फ्लूइड हैं, रुकी हुई हैं, मूव कर रही हैं। ये चीज़ें फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग से पता की जाती हैं। एक्चुअली इस मेथड में इन्वॉल्व होता है ब्लीचिंग अ फ्लोरिसेंटली लेबल्ड रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन विद अ लेजर एंड ऑब्जर्विंग द रिकवरी ऑफ फ्लोरिसेंस एज अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल मूव इनटू द एरिया। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक फ्लोरिसेंट मटेरियल यानी कि जो चमकने वाला मटेरियल होता है, ये मटेरियल यूज किया जाता है मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके बाद इस मटेरियल को ब्लीच किया जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन से निकाल लिया जाता है, और फिर देखा जाता है कि ये मटेरियल जो निकाला गया है विद अ लेजर, ये किस हद तक रिकवर हुआ है मेम्ब्रेन से, और किस हद तक ये मेम्ब्रेन के अंदर से अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल की शक्ल में, यानी कि बाहर ना निकलने वाली शक्ल में प्रेजेंट है। इट मीन्स कि ये मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। तो पेनिट्रेट कितना किया है और रिकवर कितना हो गया है, इस चीज से पता चलता है कि मेम्ब्रेन कितनी मोबाइल एंड डायनेमिक है।